नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 अक्टूबर और आपको बता दें 25 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एनालिसिस के दौरान है, जो कि आपका छूट गए थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि अकबर के दरबार में इनमें से कौन सा नवरत्न में शामिल था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका तानसेन का था, जो कि आपका राइट आंसर था। तानसेन की बात करते हैं तो इनका जन्म का नाम यानी कि बचपन का नाम आपका रामतनु था और पहले के दिनों में वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। बाद में उन्होंने हज़रत मोहम्मद गौसे संगीत जो कि सीखा। इसके अलावा वो अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे। उन्हें उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है, जिसमें कई नए राग रचे गए। साथ ही संगीत पर 2 क्लासिकल पुस्तक भी इन्होंने लिखा, श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सारा। ठीक है, अकबर के 9 रत्न की बात करते हैं तो इसमें अबुल फजल भी आता है। अबुल फजल अकबर चीफ एडवाइज़र एंड ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड ग्रैंड विजायर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर था। फैजी फैजी की बात करते हैं तो ये आपका एक कवि था। इसके अलावा तानसेन जो कि हिंदू सिंगर था। बीरबल जो कि ए नोबेल नॉलेज फॉर विटनेस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अकबर यानी कि विदेश मंत्री। टोडरमल अकबर फाइनेंस मिनिस्टर। राजा मानसिंह की बात करेंगे तो चीफ ऑफ स्टाफ्स अकबर मुगल्स आर्मी, ट्रस्टेड जनरल ऑफ अकबर। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, ए नोबेल एंड एडी रॉट पोएट। फ़कीर अजजुद्दीन की बात करते हैं तो रिलीजियस मिनिस्टर ऑफ अकबर एंड मुल्ला तो प्याजा की बात करेंगे तो होम मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे कामयाबी एक्सप्रेस सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको यह मात्र 608 रुपये में जो है मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं मालूम है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कनेक्ट कराता हो, बैंकिंग कनेक्ट कराता हो, रेलवे कनेक्ट कराता हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYPs प्रोवाइड होता है। लगभग यहाँ पर 800 एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP का एक्सेस आपको मिलता है अगर आप एक पास परचेस करते हैं, जो कि मात्र 608 रुपये में है, और कूपन कोड APG यूज करते हैं तब। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आप लोग से निवेदन है एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि विलुप्त जानवर की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फोसिल्स था, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो विलुप्त जानवरों की जांच के लिए फोसिल्स का उपयोग किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि ये जानवर कैसे दिखते थे, कहाँ रहते थे और उनके जीवन के अन्य पहलू के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सुदान टू द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर लोपेज लोमोंग इसका राइट आंसर होगा। लोपेज लोमोंग ने रनिंग फ्रॉम माई लाइफ वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सुदान टू द ओलंपिक गेम्स पुस्तक है जो कि लिखी है। ये पुस्तक उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी है, जिससे उन्होंने सुदान के गृह युद्ध से बचकर अमेरिका में एक ओलंपिक एथलीट तक बनने तक की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया रानी खेत किस घाटी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुमायूं हिमालय में 2 घाटियों के बीच आपका रानी खेत स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिलों में है। ये हिमालय की पश्चिमी चोटियों की दृष्टि में है और रानीखेत मध्य हिमालय की श्रेणी में आते हैं। रानीखेत को रानी की भूमि भी कहा जाता। एक पौराणिक कथा के मुताबिक हुमायूं की रानी पद्मिनी को इस जगह से प्यार हो गया था और राजा सुधरदेव ने यहाँ एक महल बनवाया और इसी जगह का नाम रानीखेत रखा था। अगला है कि आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में आदिवासियों द्वारा किया गया नृत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ढिमसा होगा। अरकू घाटी के आदिवासियों के द्वारा किए गए नृत्य को ढिमसा कहा जाता है। ढिमसा की उत्पत्ति उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में हुई थी। ये आंध्र प्रदेश की पोर्जा जनजाति के द्वारा किया जाता है। लगभग विशाखापट्टनम का आधिकारिक नृत्य बन गया है। नृत्य 15-20 लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में है, जो कि क्या था, ये एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में हुआ और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में किया गया था, तो इसका राइट आंसर 11 अप्रैल 1986 होगा। स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा संगठनों में से एक था और संगठन को बाद में 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। इससे पहले बिहार प्रांतीय सभा का स्थापना 1929 में हुआ था। तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया। उसके बाद 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और लखनऊ में, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 2011 का जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी, तो इसका राइट आंसर 15वीं होगा। आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो 7वीं जनगणना था। जनगणना की बात करते हैं तो पिछले 1 दशक में देश की प्रगति की समीक्षा करने, सरकार की चल रही योजनाओं में की निगरानी करने और भविष्य में योजना बनाने का आधार है। जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। हर 10 साल में जनगणना होता है और 2011 की जो जनगणना था वो देश की 15वीं जनगणना जो कि 1872 में शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना और 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 2 चरण में आयोजित हुआ। पहला चरण था हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, दूसरा था आपका जनसंख्या गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका राइट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो भारत में 382 वर्ग किलोमीटर। राज्यों में बात करेंगे सबसे अधिक कहाँ का है, तो बिहार का है। वहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इसके अलावा सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पर मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी 2011 की जनगणना का आदर्श हुआ हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पहली जनगणना 1872 में, वही सभी आपका हो चुका है। अगला जनगणना 2021 में होना था, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 4 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका रितु बहारी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यायमूर्ति रितु बहारी 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और वो 8 महीने के कार्यकाल के बाद 10 अक्टूबर 2024 को वो सेवा निर्मित हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो अब तक कितना बार, 6 बार। पहला 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, 20 में और 23 में जो कि खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। पहली बार की बात करते हैं तो पहली विजेता आपका इंग्लैंड बनी थी, 2009 में ये खिताब इसने जीता था। ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 बार जीत चुका है जो कि सबसे ज़्यादा बार है। अगला है तिहार, जो है किस पड़ोसी देश का फेस्टिवल है, तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल होगा। तिहार जिसे हम लोग दीपावली और यम पंचक के नाम से भी जानते हैं, नेपाल और भारतीय क्षेत्र सिक्किम और गोरखालैंड, विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के शहर में मनाया जाने वाला दिवाली का 5 दिवसीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार है, जहां बड़ी संख्या में जातीय भारतीय गोरखा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे जयश्री को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो 2023 में उन्हें मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा कर्नाटक संगीत क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है, जो कि आपका 1 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। ये कर्नाटक संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं बॉम्बे जयश्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, तो राइट आंसर आपका टाटा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सिंधु होगा। सिंधु की कई हिमालयी सहायक नदियां हैं, जैसा कि श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग और द्रास, ठीक है। यह अंततः अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है और जहां इसके दाहिने किनारे पर काबुल नदी इससे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु के दाहिने किनारे और सहायक नदी की बात करेंगे तो खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोबा और शंगर, ये सभी आपका सिंधु के दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम नामक 5 पंजाब की नदियों को पंचनद के नाम से भी जानते हैं और यह आखिर में कराची के पूरब में अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कि कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। यह आपका अनुच्छेद 144 में लिखा गया है। अनुच्छेद 124 में लिखा गया है। अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि के द्वारा अधिक संख्या वित्त नहीं करती तब तक अन्य न्यायाधीशों 7 से अधिक नहीं से मिलकर बनेगा। ठीक है। राष्ट्रपति अपने अधिकार पत्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है और परामर्श के बाद उस पर मुहर लगाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिकृत है और मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही संविधान का अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत नियुक्त किया जाना है। अगला है कि सन 1898 में परमाणु का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो राइट आंसर जे थॉमसन होगा। सर जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे पल्म पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीजों के समान इसमें फंसे होते हैं। इसके अलावा जे थॉमसन ने 1904 में एटम के पल्म पुडिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया था। इस मॉडल ने सुझाव दिया कि परमाणु एक पुडिंग में पल्म के समान नकारात्मक चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉनों के साथ सकारात्मक चार्ज का एक क्षेत्र है और यह 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद परमाणुओं की आंतरिक संरचना का वर्णन करने का प्रारंभिक प्रयास था। अगला है आइगोट कर्मयोगी जो है किससे संबंधित आपका प्रश्न आया था, तो आइगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच स्टेन इज यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टेन यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम। द स्टेन कॉमनली यूज टू एग्जामिन क्रोमोजोम इज द गिमेसा स्टेन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर गिमेसा स्टेन होगा। अगला है कि अंग्रेजों के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल में होने वाले हड़ताल पर रोक लगाया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका टैप्ट हार्टल अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। टैप्ट हार्टल अधिनियम के तहत हड़ताल पर रोक लगाई गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए थे, तो अधिकार क्षेत्र की हड़ताल, जंगली हड़ताल, एकजुटता और राजनीतिक हड़ताल, द्वितीय बहिष्कार, द्वितीयक और सामूहिक पिकेटिंग, बंद दुकान। ठीक है। इसके अलावा यूनियनों के द्वारा संघीय राजनीतिक अभियानों के लिए मौद्रिक दान। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने का अधिकार है। ठीक है। पेश करने के लिए का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हाबियस कॉर्पस रीट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में राहत देने से इनकार नहीं कर सकता। अगला है किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मिन्हाज उल सिराज इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत तुर्की और पश्तून यानी अफगान मूल के 5 मुस्लिम साम्राज्यों को संदर्भित करता है, जिन्होंने सन 1206 से लेकर 1526 के बीच दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया और 16वीं शताब्दी में उनकी अंतिम पंक्तियों को मुगलों ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने भारत में मुगल समाज की स्थापना की। रजिया सुल्तान को उस समय के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने बताया था कि अपने सभी भाइयों से सबसे ज़्यादा योग्य और सक्षम थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। उनका जन्म 1205 में बंदायूं में हुआ था और 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने शासन किया था। रजिया सुल्तान अपने पिता शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी थी। अगला है सावित्री किसकी रचना है, तो राइट आंसर अरविंदो घोष होगा। सावित्री श्री अरविंदो घोष की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह एक महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। अगला है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आती है, तो राइट आंसर आपका स्थल मंडल होगा। प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें भूप्रपट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। स्थल मंडल को विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित किया गया है जो ध्रुवमंडल पर घूमती है और जो इसके नीचे एक अधिक तरल परत है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है स्थलमंडल वो जगह भी है जहाँ पृथ्वी पर अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि मैग्मा मेंटल से ऊपर उठता है और पपड़ी में दरारों के माध्यम से सतह तक पहुँचता है। आंतरिक क्रोड पृथ्वी के केंद्र में
लोहे और निकल की एक ठोस घनी गेंद है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मलेरिया का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है और यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। अगला है गुणसूत्रों को किसकी उपस्थिति में मिलाया जाता है। तो राइट आंसर आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गुणसूत्रों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में मिलाया जाता है ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके और अध्ययन किया जा सके। अगला है कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो राइट आंसर आपका साहित्य होगा। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये पुरस्कार आमतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए किया जाता है। अगला है बजट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन दिया गया था, इसमें जनता की राय नहीं ली जाती है। बजट प्रक्रिया में अक्सर विभिन्न हितधारकों जैसे विशेषज्ञों, व्यापारियों, ट्रेड ग्रुप्स, लेबर यूनियन और नागरिक समाज संगठनों की सलाह ली जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया। अगला है तिरुवनंतपुरम की सिकोई पहाड़ियों में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका आट्टुकाल पोंगल इसका राइट आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम की सिकोई पहाड़ियों में आट्टुकाल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आट्टुकाल देवी मंदिर में आयोजित होता है। इसे महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। इस उत्सव में लाखों महिलाएं भाग लेती है और देवी को प्रसाद अर्पित करती है। अगला है तक्षशिला की खुदाई का मुख्य कार्य किसने किया था। तो राइट आंसर आपका सर जॉन मार्शल होगा। तक्षशिला की खुदाई का मुख्य कार्य मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल ने करवाया था। वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले निदेशक थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने 1913 से लेकर 1934 तक इस क्षेत्र में व्यापक खुदाई का कार्य है जो कि किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया और इसकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो सिकंदर की बात करते हैं जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा जिसे हाइडप्पस की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन वर्तमान इराक में हुआ। उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया या किसी रहस्यमय बीमारी को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि ओलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका नागालैंड होगा। नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है ओलंग महोत्सव है, जिसे कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल की बेहतर उपज के लिए प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है और अप्रैल की शुरुआत में आयोजित होती है। अगला मिशन कर्मयोगी से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया उद्देश्य से संबंधित, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने का ये मंच है मिशन कर्मयोगी। अगला है कि वंस ए डांसर इन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर एल लेगरा कैंट इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही साथ में आपके ऑप्शन में सुधा चंद्रन दिया गया था। ठीक है, तो शायद वो भी राइट आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, प्रश्न की ओर तुम्हारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है लाला लाजपत राय हो जाएगा। 17 नवंबर 1928 को पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने मौन अहिंसक मार्च के साथ आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस ने उसका जवाब हिंसक रूप में दिया। इसमें एक भी भारतीय को इसके सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने की वजह से उन्होंने आयोग का विरोध किया था। ठीक है, और इसी विरोध में लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में वो आपके मृत्यु हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन नेट की मानक ऊंचाई की बात करते हैं तो किनारों पर 1.55 मीटर और बीच में 1.524 मीटर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कोर्ट के किनारों से बैडमिंटन की ऊंचाई 1.55 मीटर 5 फीट 1 इंच है। कोर्ट के मध्य में जाल 1.524 मीटर यानी 5 फीट ऊंचा है और बीच में नेट का हल्का सा झुकाव इसके तना हुआ रखता है और लगातार खिलने का अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर प्लांटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड प्लांटोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। के कल्याण सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। वह भरतनाट्यम की तंजावुर शैली की एक प्रसिद्ध गुरु और नर्तक हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिताई भाषा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मिताई भाषा की बात करेंगे तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मिताई भाषा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मिताई समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला आपसे पूछा गया, निष्ठा स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा निष्ठा की बात करते हैं तो निष्ठा स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री लेवल to improve the quality of education. NISTA was launched in August 2019 by Union Human Resource Development Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank. It is the world's largest teacher training program of its kind. अगला है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्ति की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए और अनुच्छेद 126 जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है चाप चारकुट महोत्सव या त्यौहार जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 से 5 दिनों तक। चाप चारकुट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है और चाप चारकुट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्यौहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है। ये हर वर्ष मार्च के महीने मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक गांव में होने का अनुमान लगाया गया है। अगला है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 से 18 होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 15 जो है उसमें कहा गया धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया इसमें। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला है कि भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष किया था। तो राइट आंसर 2016 होगा। ICC विश्व कप T20 2016 में जो हुआ वो आपका छठा संस्करण था। 8 मार्च से लेकर 3 मार्च 2016 तक ये भारत में संपन्न हुआ। यह पहली बार था जब भारत ने मेजबान राष्ट्र के रूप में सेवाएं की थी और 7 शहरों में इसका मैच हुआ था। बेंगलोर, धर्मशाला, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली। इसके अलावा 2026 का जो ICC विश्व टूर्नामेंट T20 होना है वो भारत और श्रीलंका के द्वारा सह मेजबानी में होना है। 28 वाला आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सह मेजबानी में। उसके बाद 2030 का जो संस्करण है उसका मेजबानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की मेजबानी में करना है। अगला है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। तो इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिक या कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। इन क्षेत्रों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है और घुलित ऑक्सीजन की कमी के कारण इन क्षेत्रों को अक्सर मृत क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के तहत कुल ब्लॉक शामिल किए गए कितने। ठीक है, कुल कितने ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर 500 होगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के तहत 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत के अपेक्षाकृत कठिन और अविकसित ब्लॉकों में सामाजिक विकास लाना है। इसके लिए शासन में सुधार किया जाएगा। ब्लॉकों की प्रगति मापने के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक चुने गए और इन संकेतों को 5 विषयों में बांटा गया। अगला है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की चाय का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका काली चाय यानी ब्लैक टी होगा। भारत में काली चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता। भारत से होने वाली चाय का करीब 96% हिस्सा काली चाय होता है और भारत से निर्यात होने वाली चाय के अन्य प्रकार भी नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय, नींबू चाय आदि है। अगला है अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद किसने बहमनी सल्तनत की गद्दी संभाली थी। तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह बहमनी होगा। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद फिरोज शाह बहमनी ताज-उद-दीन फिरोज शाह ने आपका बहमन सल्तनत की गद्दी संभाली थी और फिरोज शाह बहमनी शासनकाल 1397 से लेकर 1422 तक का रहा और उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और बहमनी सल्तनत का विस्तार किया। अगला है कुटुम्बश्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर आपका केरल होगा। कुटुम्बश्री कार्यक्रम की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया था और यह एक गरीबी उन्मूलन
और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है और 17 मई 1988 को ये लॉन्च किया गया था। अगला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया तो SF6 इसका राइट आंसर था। अगला है खजुराहो के मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में है, तो इसका राइट आंसर आपका नागर शैली होगा। खजुराहो के मंदिर नागर शैली बने हुए हैं। नागर शैली की विशेषताएं हैं गर्भगृह, शिखर, मंडप। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो के मंदिर में अद्भुत नक्काशी और मूर्तिकला देखने को मिलता है जो चंदेल शासकों के द्वारा 900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं तो ये भी आपका नागर शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण सोमपुरा परिवार के द्वारा किया गया है और इसमें पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला का उपयोग किया गया है जिसमें शिखर, गर्भगृह और मंडप भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो आपसे पूछा गया था फाउंडर ऑफ बहमन डायनेस्टी, ऑप्शन में हसन गंगू था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में शायद आपसे फाउंडर पूछा गया होगा बहमन शाह। ठीक है, बहमन डायनेस्टी का, तो बहमन किसका, हसन गंगू इसकी स्थापना है जो कि किया था, तो उसमें कोई भी हड़बड़ाने की बात नहीं है, हसन गंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये चीज़ है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के लेखक हैं। ठीक है, तो महाभाष्य के लेखक की बात करेंगे तो पतंजलि के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। पतंजलि का संरक्षण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अष्टाध्यायी अगर आपसे पूछता तो इसकी रचना पाणिनि ने किया था और महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर रचित पुस्तक है। और आपको बताएं तो कालिदास के द्वारा मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम की रचना भी किया गया। ठीक है, अगला है कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका डेविड डे विडर होगा। डेविड डे विडर की बात करते हैं तो भारतीय उपन्यासकार और प्रकाशक हैं और 3 उपन्यास इन्होंने लिखी हैं। एक है द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज 2002 में, इसके अलावा सॉलिट्यूड ऑफ एम्पायर्स 2007 में और एक का नाम है ई थाका जो कि 2011 में। अगला है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर आपका 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष एंड इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता शब्द। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द आपका कब जोड़ा गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब और किसने किया, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर किया था, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद नाडे, जिसमें से प्रमुख संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य जात पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि था। अगला है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया, तो इसका राइट आंसर डोमिंगो पेस जो कि एक पुर्तगाली यात्री था वो आपका आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जिसने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 1520 से 22 के बीच विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। पेस के लेख में कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर समाज की भव्यता, धन और शक्ति का वर्णन किया गया है। उन्होंने साम्राज्य के विशाल भूभाग, कुशल प्रशासन, समृद्ध व्यापार और दुर्जय सैन्य शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया। अगला है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपका 100 से 70 या 70 से 100 है उसके बीच है तो क्या बोला जाता है, तो उसको उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को इस आधार रैंक पर एक तरीका है वो कितनी धीमी गति से या जल्दी पचता है और समय की अवधि पर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। तो 100 से 70 के बीच है तो उसे हमें लोग उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, जो कि एक खाद्य पदार्थ शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इन्हें मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मध्य ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे तो 69 से लेकर 56 के बीच होता है और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब आपका 55 से लेकर 0 के बीच होता है GI तो होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है तुंगभद्रा नदी जो है वो किसकी सहायक है, तो इसका राइट आंसर कृष्णा नदी होगा। जो ऐतिहासिक शहर था हम्पी वो भी आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, तो तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में हिस्सापेटे शहर के पास कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है और तुंगभद्रा नदी भारत की एक नदी है जो अधिकांश पाठ्यक्रम के दौरान कर्नाटक राज्य से शुरू होती है और बहती है। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा के साथ बहती है। अंततः तेलंगाना के
जोगुलम्बा गढ़वाल जिले के गुंडीमला गांव के पास कृष्णा नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2024 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन थे? ठीक है, स्थिति के अनुसार। तो राइट आंसर श्री सर्बानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने किस वर्ष के एशियाई गेम्स में फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर 1962 में जकार्ता में हुआ, दक्षिण कोरिया में 2-1 से हराया था। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 की एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यह मैच जकार्ता के शेनयान मेन स्टेडियम में खेला गया था। इस जीत को भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है और इस मैच में भारत को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगला है, इनमें से कौन सी फसल रबी है? तो रबी की फसल की बात करते हैं तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, मंसूर, सरसों, तारामीरा, आलू, ये सभी फसल क्या है? तो रबी है। रबी फसल की बात करते हैं तो इसे विंटर सीजन में लगाया जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है। उदाहरण की बात करेंगे तो भी हम लोगों ने देखा। खरीफ फसल की बात करेंगे, रेनी सीजन में बोया जाता है और जून जुलाई में लगाया जाता है और फसल की कटाई हार्वेस्ट यानी अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। उदाहरण में धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर आदि है। इसके अलावा बात करते हैं जायद फसल का, तो जायद फसल जो है रबी व खरीफ फसल के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में बोया जाता है। उदाहरण के तौर पर तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी आदि है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? तो राइट आंसर वेम्पति चिन्ना सत्यम होगा। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी 1998 में दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने ही स्थापना किया था। अगला है, राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो राइट आंसर आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जिस राज्य के राज्यपाल वो बनेंगे संविधान के 159 के मुताबिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि अरस्तु ने जीवों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया? तो राइट आंसर निवास स्थान होगा। अरस्तु ने जीवों को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 श्रेणी में विभाजित किया। 3 श्रेणी स्थलीय, जलीय और हवाई जीव था। स्थलीय, जलीय और हवाई जीव क्रमशः भूमि, जल और वायु पर रहते थे। अगला है, अल्लारिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो राइट आंसर भरतनाट्यम होगा। अल्लारिपू भारत के शास्त्रीय भरतनाट्यम का रूप है। यह भरतनाट्यम प्रदर्शनों का सबसे छोटा और सरलतम हिस्सा होता है। अल्लारिपू को भारत के नर्तक सबसे पहले सीखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। अगला है, 2023 में कौन जर्मन के चांसलर भारत आए थे? तो राइट आंसर ओलाफ एस्क्लोज होगा। 2023 में जर्मन के चांसलर ओलाफ एस्क्लोज भारत आए। उन्होंने फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा, सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। अगला है, 1905 में रक्षाबंधन शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उस समय कौन सा विभाजन हो रहा था? तो साल 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ रवीन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एकता और प्रतिरोध का प्रतीक है जो कि बताया था। बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 में 19 जुलाई को लॉर्ड कर्जन के द्वारा और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। इसी दौरान रक्षाबंधन का समारोह 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। पूरे बंगाल को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया। तो ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसके अलावा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। अगला जो है वो पूछा गया, दीवाने आम कहाँ स्थित है? तो दीवाने आम की बात करेंगे तो दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। आगरा किले में ये स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में दिल्ली के लाल किले में भी स्थित है। आपसे प्रश्न क्या बना था वो आप पर निर्भर करता है। अगला है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर कथन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा गया। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पदार्थ की प्रकृति पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत था जिसे अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी और रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने वर्ष 1808 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सभी पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता। अगला है, ग्लाइसिन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आया। क्या प्रश्न आया उस तो मालूम नहीं, लेकिन ग्लाइसिन के बारे में देखते हैं। तो ग्लाइसिन एक अल्फा अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल ग्लाइसिन की साइड चेन में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे बुनियादी अमीनो अम्ल में से एक है। ग्लाइसिन का आणविक सूत्र C2H5NO2 होता है। इसमें कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 5, नाइट्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यह सभी अमीनो अम्ल में सबसे छोटा और इसकी एक साइड चेन के साथ एक हाइड्रोजन अणु भी होता है। अमीनो अम्ल सभी चयापचय कार्यों और मानव जीवन पर प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। वर्ष 1820 में जिलेटिन नामक पदार्थ से ग्लाइसिन निकाला गया था।
यह बाद में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फार्मासिस्ट हेनरी बैक्रोनॉट के द्वारा खोजा गया। ग्लाइसिन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिलेटिनम सामग्री को गर्म करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए थे।